Yes, he's here. Yeah. Ramaji, can you put him on the spotlight? Yeah. Dr. Mayank, are you there? Anji, yes, I am there. Okay. Thank you so much for Yeah, coming. thank you so much. I know some Thank you so much. emergency हो गई थी. Anji, I hope वो you. actually, yeah, the patient is okay now. Okay. Fine. Okay. Jyotsna ji, I have made you host. Okay, sure. Yeah, that's great. Yeah. तो हम सेशन शुरू करें? Anji. Okay, I'll just put you on the spotlight. Yeah, so good evening and a warm welcome to all of you. As you know, we are all celebrating Muscular Dystrophy Awareness Month. We have organized a physiotherapy question and answer session, and we have Dr. Mayank with us, who's going to answer our questions and clarify our doubts today. Dr. Mayank comes from Delhi, and he is a consultant neurophysiotherapist and a sports nutritionist. He's a performance body and transformation specialist with 15 years of experience. In his career, he has worked with people like wrestlers, cricketers, and Kho. And he has also conducted online and offline sessions for muscular dystrophy patients in past. मैं एक बार हिंदी में भी बता देती हूँ. आप सबका स्वागत है. जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अवेयरनेस मंथ है. एंड आज हम जो सेशन कर रहे हैं वो फिजियोथेरेपी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है, सवाल जवाब का सेशन है. और इस सेशन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मयंक, जो कि एक कंसल्टेंट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट है एंड स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट है. ये एक परफॉर्मेंस बॉडी एंड ट्रांसफॉर्मेशन स्पेशलिस्ट भी है. इन्हें 15 से ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है और इन्होंने अपने करियर में रेसलर्स, क्रिकेटर्स और खो खो ऐसे प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है. इन्होंने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पेशेंट्स के साथ भी काम किया हुआ है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी, वन ऑन वन भी और स्मॉल ग्रुप्स में भी. सो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मयंक आज आपका. आई होप यू कैन हियर मी. Yes, I can hear you, please. या सो ये सेशन शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ ऑडियंस को कि आज का सेशन फिजियोथेरेपी के क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड सेशन है. तो कृपया करके अपने क्वेश्चंस या सवाल जो है वो फिजियोथेरेपी रिलेटेड ही रखें. हम क्लिनिकल ट्रायल्स या मेडिसिन इस पर हम सवाल जवाब नहीं दे पाएंगे. ओके, सो आई थिंक आपके पास, ऑडियंस के पास कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज अपने हाथ रेज कीजिए, हम आपका क्वेश्चन ले सकते हैं. अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे. जी, सो शुरू करें. डॉक्टर मयंक, आर यू ओके? कैन वी स्टार्ट? Yeah. Yes, please. श्योर. ओके, I'll start with first question. मेरे पास थोड़े क्वेश्चंस है जो पेरेंट्स ने ऑलरेडी भेजे हुए थे, मैं उनसे स्टार्ट Okay. करती हूँ एंड बीच बीच Sure. में से ऑडियंस में से भी क्वेश्चंस ले लेंगे. Sure. सो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है कि कौन से एज पे फिजियोथेरेपी बच्चों के साथ शुरू की जा सकती है? लाइक एकदम इन्फेंट्स में जो डायग्नोस होते हैं वो एज से क्या हम शुरू कर सकते हैं थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग या फिजियोथेरेपी, और कितना, टू व्हाट एक्सटेंट हम लोग कर सकते हैं इन्फेंट्स में या बहुत छोटे बच्चों में? देखिए, जब भी अर्ली डायग्नोसिस होता है, चाहे वो क्या कहते हैं उनकी इन्फेंट स्टेज में हो, 1 साल का बच्चा, 2 साल का है, 3 साल का है, जब भी उसको डायग्नोसिस होता है उसका, तो आप क्या कहते हैं बहुत लाइक मतलब बहुत ज्यादा
मतलब मतलब कहते हैं ना उसको, बहुत हार्ड फिजियोथेरेपी नहीं उस बच्चे के साथ कराई जा सकती, या स्पेशल फिजियोथेरेपी सेशंस आप उसके नहीं कर सकते हैं। प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट से आप मिलें जो इस चीज के मैं जानता हूँ, चाहे वो पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हो या फिर इनके जो जेनेटिक काउंसलर रहते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट वगैरह। आइडली क्या होता है, जब भी क्या कहते हैं डीएमडी या फिर किसी भी मस्कुलर डिस्ट्रोफी के जो पेशेंट डायग्नोज होते हैं, तो उसमें उनका जो भी शुरुआत होती है वो प्रॉक्सिमल वीकनेस, जैसे शोल्डर मसल्स हो गए या हिप मसल्स हो गए, इससे होती है। तो जब भी जो भी ये पार्ट होता है, जैसे शोल्डर हो गया या हिप वाला जॉइंट हो गया, जब भी मसल की वीकनेस शुरू होती है तो इधर से शुरू होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ जब बच्चा है छोटा, सिर्फ आप उसके जेंटल हाथों की जो मूवमेंट्स होती है, जैसे शोल्डर्स को ऊपर नीचे ले जाना, दायां बायां ले जाना, क्योंकि बच्चों के अंदर हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, वो डेवलपिंग हो रहे होते हैं, उनके जो बोन्स होती हैं वो भी सॉफ्ट होती हैं, प्लस नॉट देयर लाइक उस हिसाब से उनका फुली फॉर्म नहीं होती, यानी बोन्स जुड़ी हुई नहीं होती हैं। तो चांसेस ये भी होते हैं कि अगर हम थोड़ा सा भी उस पर जोर लगाएंगे तो शोल्डर या फिर हिप जॉइंट डिसलोकेट हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा सा जेंटल मूवमेंट कर सकते हैं। तो 1 साल का बच्चा है, जैसे 2 साल का भी बच्चा है, 3 साल का है, तो हल्का हल्का सा आप उसके टो एंड एंकल मूवमेंट्स कर सकते हैं, रिस्ट का चला सकते हैं, शोल्डर की रोटेशंस कर सकते हैं, लेकिन बहुत जेंटल वे में करना है। बच्चे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होना चाहिए। बच्चे को इनिशियली डेफिनेटली जब आप मूवमेंट शुरू करेंगे और उसको डायग्नोसिस हुआ है और अगर उसके मसल्स अफेक्ट होने लगे हैं, तो वो थोड़ा सा बच्चे को डिस्कम्फर्ट डेफिनेटली होता है। बट वहां पे आपको समझना पड़ेगा कि वो डिस्कम्फर्ट है या फिर वो पेनफुल है उसके लिए। किसी भी तरीके का कोई भी पेनफुल मूवमेंट जो बच्चे के लिए पेनफुल मूवमेंट हो वो नहीं करना। अगर आप रेगुलर उनकी शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन और क्या कहते हैं अपने जो लेग्स का हिप जॉइंट का रेंज ऑफ मोशन बनाए रखेंगे, तो कॉन्ट्रैक्चर्स इनिशियली बनने के चांसेस कम रहते हैं। दिन में 1-2 बार आप इस चीज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay, thank you, Dr. Mank. I think I can see a lot of hands in the audience. संतोष हम्म। कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? हाँ सर, मयंक सर नमस्ते। और सर नमस्ते मेरा जी। ये क्वेश्चन था कि सर बच्चा जो एड़ी उठा के चलता है वो काफी कोशिश स्ट्रेचिंग करने के बाद भी वो हम्म। एड़ी बैठा के नहीं चल पा रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बच्चा चलने के टाइम में चेस्ट को आगे फेंकता है, तो उसके लिए क्या किया जाए कि उसका चेस्ट सही हम्म। हो जाए और जो एड़ी उठा के चल रहा है वो बैठ जाए कम से कम। क्योंकि जब तक वो एड़ी उठा के चलेगा फिर बाद में वो प्रॉब्लम हो जाएगा, बच्चा बैठ जाएगा। तो हम्म। बच्चे के एड़ी सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसको कैसे बैठाया जाए। ठीक है, देखिए पहले तो मैं जानना चाहूंगा बच्चे की उम्र कितनी है। लगभग 12 साल। क्या किसी स्टीरॉइड्स पे है वो? एस्ट्रॉयड है। कितने एमजी का स्टीरॉइड चल रहा है? अभी बारह एम जी डेफ्लाजोकॉर्ट दे या रहे हैं। बारह डेफ्लाजोकॉर्ट एम दे जी रहे हैं? डेफ्लाजोकॉर्ट डिफ्लाजा या कोट बारह प्रेडनिसोन है? एम जी डिफ्लाजा कोट 12 बारह एमजी एम दे जी रहे हैं। कितने समय पहले बच्चे ने एडी उठा के चलना शुरू किया है? लगभग 7 7 साल का था तब से वो एरी उठा के चलने लगा। फिर उसके बाद कट्टू थेरेपी के बाद एरी बैठ गया। और ठीक फिर है। धीरे धीरे करके फिर उठाना चालू किया है, मगर उसको जबरदस्ती अब नहीं कर पाता हूँ क्योंकि कट्टू थेरेपी काफी पेनफुल होता है। तो कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि जिससे उसका एरी बैठ जाए। देखिए आपका संतोष जी है ना? हाँ जी हाँ सर, हेलो। जी सर। हाँ संतोष जी जी, मैं सर। आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए क्या होता है, बच्चा आपका डीएमडी है ना या बीएमडी का केस है? डीएमडी है सर। डीएमडी है। क्या होता है, हमारे जो नीचे काफ का जहाँ पे मसल अटैच होती है एडी पे, उसको टेंडो एशलीज बोलते हैं, एशलीज टेंडन बोलते हैं। ठीक है। तो इन बच्चों में देखा जाता है जो इनकी पिंडलियां होती हैं, जो काफ की मांसपेशियां होती हैं, उसमें एक फॉल्स तरह की हाइपरट्रोफी यानी एक मोटापन आने लग जाता है, बिकॉज ऑफ द वीकनेस, जिसकी वजह से उस वो टेंडन को अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है। तो जब उस टेंडन को खींचती है तो काफ मसल्स की शॉर्टनिंग होती है, जिसकी वजह से बच्चे का गेट कभी वेडल करके चलता है, कभी टो वॉक करता है, वो करने लग जाता है। अब ये देखिए केस टू केस भी डिपेंड करता है कि जो बच्चा है, हर हर बच्चे के अंदर एक डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोग्रेशन होता है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपको विग्रस स्ट्रेचिंग के लिए तो नहीं बोलूंगा कि आप बहुत ज्यादा विग्रसली स्ट्रेचिंग कराएं उसकी, लेकिन कभी आपने एंकल फुट ऑर्थोसिस बच्चे को नाइट स्प्लिंट कभी पहनाया है आपने? जी सर, रेगुलर पहनाता हूँ सर। रेगुलर पहनाते हैं क्या? बच्चे को उससे डिस्कम्फर्ट होता है पूरी रात में? रात में सर वो सुबह में 3 4 बजे खोल देता है। चलिए, कम से कम 2-3 घंटे तो बच्चा लगा पाता है उसको। जी सर।
ठीक है, देखिए क्या होता है, इस तरह की मसल वीकनेस में आप ज्यादा बच्चे को एक बियॉन्ड लेवल के स्ट्रेचिंग नहीं करा सकते। ठीक है, और ऑलरेडी बच्चे का जो मसल पार्ट वीक हो रहा है, आप उसके लिए उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकते जेंटल स्ट्रेचेस के। सबसे इंपॉर्टेंट है एक चीज का ध्यान देना, एक तो बच्चे का आप वजन को मैनेज कर पाए। दूसरी चीज, उसको स्क्वाटिंग पोजीशन होती है ना, बच्चा जैसे नीचे बैठता है स्क्वाट पोजीशन के अंदर। आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? जी सर, कंटिन्यू सर। हाँ, जी। तो जैसे बच्चा जब स्क्वाट पोजीशन में बैठता है तो उस दौरान क्या होता है, उसका जो क्या कहते हैं फुट होता है वो ग्राउंड पे प्लेस होता है। तो थोड़ा थोड़ा उससे उसका एंकल का स्ट्रेचिंग बना रहेगा। तो दिन में 2-4 बार तो आप उसको बिठा सकते हैं स्क्वाट्स पोजीशन के अंदर। बाकी आप ब्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बच्चे की ओवरऑल कंडीशन सही है तो इसमें भी क्या कहते हैं, थोड़े से सब लोगों के अपने मिक्स्ड ओपिनियंस होते हैं। कई लोग तो स्टेंडन को रिलीज करा देते हैं बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी। जैसे किसी ऑर्थो से मिलेंगे अगर आप, तो वो बोलेंगे कि इस टेंडन को आप रिलीज करा दीजिए अगर बहुत ही ज्यादा टाइट हो रखा है। अगर बच्चे का थोड़ा सा ही डिफरेंस है एडी का, कि जमीन से ज्यादा एडी ऊपर नहीं उठा रहा है, थोड़ा सा ही उठा रहा है, तो आप हल्के हल्के स्ट्रेचेस दिन में 2-4 बार भी उसके करते रहेंगे, और स्प्लिंट्स भी आप दिन में 1-2 बार उसको पहनाएंगे, तो चांसेस बनते हैं कि वो थोड़ा सा एडी लगा के चले। ठीक है, ये बिकॉज जो मसल इम्बैलेंसेस हैं उसी की वजह से इस हिसाब का गेट, यानी जैसे बच्चा चलता है वो डेवलप होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि उसकी कमर भी अंदर की तरफ धस रही होगी, और वो चेस्ट जो है वो बाहर निकाल के चलता होगा, पेट निकाल के। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे बच्चा हो गया उसको आप कोशिश करिए उसकी ना कोर एक्सरसाइजेस पे भी ध्यान देने की। जिस हिसाब से उसका वो आउट होता है पेट या चेस्ट, वो चेस्ट निकाल के चलता है, तो आप कोशिश कीजिए कि वो बच्चे के जो पेट की एक्सरसाइजेस होती हैं, जिसको एब्डोमिनल एक्सरसाइजेस बोलते हैं, वो असिस्टिवली उसको कराई जाए। इन थोड़ी सी चीजों से का अगर आप करेंगे तो थोड़ा हेल्प इस चीज में मिल सकती है। बाकी एंकल सर्जरी अगर आप कराना चाहते हैं तो वो सारी चॉइस आप टोटली आपके ऊपर है। बट हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, ओवर स्ट्रेचिंग करेंगे तो मसल उसका डैमेज हो सकता है, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। तो स्ट्रेचेस शुड बी जेंटल, और इतने रहने चाहिए कि वो उसमें दर्द ना दें। सर सर्जरी जो कराएंगे तो उससे मसल्स तो और खराब होगा ना? ऐसा नहीं होता, मसल्स खराब नहीं होते हैं। डिपेंड करता है केस टू केस। उसके लिए आपको आपके सर्जन से, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, एक बार उनसे मिलना पड़ेगा। वो देखेंगे कि कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्चर बच्चे का बन चुका है। अगर आपके बच्चे में ओवरऑल स्ट्रेंथ अच्छी है, यानी वो ज्यादा देर तक खड़ा रह सकता है, उसकी वॉकिंग जो वॉकिंग है वो काफी अच्छी है, मतलब वो लंबी वॉक कर सकता है, तो आप सर्जरी को थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि वहां से वो टेंडन को रिलीज करेंगे तो बच्चे की एड़ी नीचे लगने लगेगी। जब वो एड़ी नीचे लगने लगेगी तो उसका बैलेंस चलने में बेहतर ही होगा और वो बेहतर चल पाएगा। लेकिन अगर उसका ऑलरेडी, अगर बच्चा व्हील चेयर बाउंड होता है जिसमें मोबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं होती है, तो वहां पे हम इतना ज्यादा सर्जरी को एडवाइज नहीं करते हैं। अगर आपका बच्चा मोबाइल है, अच्छी वॉकिंग करता है, लंबे डिस्टेंस पे भी चल पाता है, जल्दी नहीं थकता, बैलेंसिंग का इश्यू नहीं आ रहा अभी इतना ज्यादा, तो आप एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिलें, एक बार उनकी भी एडवाइस लें, और वो क्या बोलते हैं फिर उसके बाद में इस बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आपको ओके उनकी सर। बच्चे की कोर कोर स्टेबिलिटी पे ध्यान देना चाहिए। अगर उसका पेट ज्यादा निकला हुआ है, थोड़ा उसके खान पान पे ध्यान दें, और उसकी कमर की मांसपेशियां और पेट की मांसपेशियों पे आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो बच्चे का थोड़ा सा पोस्चर बेहतर हो पाएगा। ओके, थैंक यू सर। जी, वेलकम। आई थिंक सतीश मंडल जी वेट कर रहे हैं। सतीश मंडल जी, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं आप। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा बेटा 4.5 साल का है सर। जी डीएमडी है। तो जी। अभी वो मतलब कभी 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 पैर उठा के चलता है कभी कभी। मतलब वो हम्म। और फिर नॉर्मली तो सही चलता है। और हम्म। अभी स्टेरॉयड नहीं चल रहा है। अच्छा। स्टेरॉयड अब 10 दिन के बाद बोले हैं चलना देना। तो अभी इसको कौन सी एक्सरसाइज करा सकते हैं उसको? 4.5 साल, बच्चे पौने पौने 5 साल का। 4.5 साल का, देखो बच्चा अभी 4.5 4.5 साल की स्टेज में थोड़ा सा बेटर स्टेट के अंदर होता है। आप बच्चे को सारी एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जो जो एक्सरसाइजेस में उसको दर्द ना हो। कंधे की कोशिश करिए कि कंधे की सारी मूवमेंट हो ताकि उसका कंधा जाम ना पड़े। एल्बो की सारी मूवमेंट्स होनी चाहिए, क्योंकि एल्बो जॉइंट भी उसका जाम होने लग सकता है थोड़े समय के बाद में। एंकल की स्ट्रेचिंग हो गई उसकी, उसके बाद में बच्चे की वॉकिंग हो गई।
हो पाए तो उसको पानी के अंदर कसरत कराना, जिसको हाइड्रोथेरेपी बोलते हैं। कोई भी छोटा सा पूल सा एरिया हो, चाहे घर में हो या कहीं बाहर हो, उसके अंदर भी आप बच्चे को एक्सरसाइज करा सकते हैं। कोशिश कीजिए एक ही पोजीशन में बच्चा आपका बैठे ना रहे। अगर एक ही पोजीशन में बच्चा आपका लंबे समय बैठेगा तो उसको डिफॉर्मिटीज, जैसे कमर के अंदर कमर का टेढ़ापन आना या और भी दूसरी तरह की डिफॉर्मिटीज जो हैं वो पनपने लगती हैं। तो जितना जल्दी आप एक्सरसाइजेस पे ध्यान देंगे, बच्चे को फ्रीक्वेंट मूवमेंट्स कराइए, यानी उसको एक जगह ज्यादा देर नहीं बैठने देना। और जो जो एक्सरसाइजेज आप उसको कराते हैं, किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट की गाइडेंस से एक आप प्रोग्राम समझें या फिर उनकी गाइडेंस के अंडर आप कराएं। जेंटल जेंटल एक्सरसाइज करेगा तो वो उससे उसका एक मूवमेंट बनी रहेगी और कॉन्ट्रैक्चर्स भी आप बचा सकते हैं, और प्रोग्रेशन थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। स्ट्रेचिंग करें तो इस चीज का ध्यान रखें कि इतना ज्यादा ना हो कि बच्चे के लिए पेनफुल हो और वो इन चीजों से बचने लगे। कोशिश कीजिए वो अभी से जिस तरह की भी फिजियोथेरेपी में आप उसको इन्वॉल्व करते हैं, वो उसको एंजॉय करे, ना कि उसको उस चीज के लिए एक पनिशमेंट लगे कि ये मेरे को करना है बहुत मजबूरी में। तो जितना एंजॉयबल उसका सेशन होगा उतना बेहतर उसका रिजल्ट होगा। कुछ करना नहीं चाहता है ना, इसलिए मतलब कुछ देखिए कहने क्या कहते होता हैं है, करने के लिए, करना नहीं चाहता है। क्या होता है जी, कई बार क्या होता है बच्चों को ना इस तरह की चीजें उनके ऊपर एक बर्डन लगती है कि मेरे को मैं परेशान हूँ और मेरे को जान के चीजें कराई जा रही हैं। तो कहीं पे भी ना फिजियोथेरेपी का मतलब यही नहीं होता कि आप एक ही जैसी एक्सरसाइजेज उसको रोज कराएं। किसी दिन बच्चे को पूल की एक्टिविटीज कराएं, किसी दिन उसको ग्राउंड में ले जाए, उसको जैसे उसके तरफ आप बॉल फेंके, उसको बोले कि भाई बॉल मारो, उसके साथ जाके पार्क में राउंड मारें। उसको अगर अगर वो चल फिर सकता है तो उसको जो साइकिल होती है छोटी वाली, आप साथ में चलें, वो साइकिल चलाएगा। तो जिससे भी वो अपने आप को एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर पाए, लेकिन इस लेवल पे कि जिसकी वजह से उसका एक तो कोशिश कीजिएगा सांस ना फूले, और दूसरा उसके जोड़ों में दर्द ना आए। और आप जब इस चीज को शुरू करेंगे और आप देखते हैं, फिर आप उस चीज को एक हफ्ते 10 दिन तक नोटिस करना कि कहीं वो दर्द तो नहीं बता रहा। अगर वो दर्द बता रहा है तो हो सकता है हम या तो वो चीजें गलत कर रहे हो या फिर हम वो चीजें ज्यादा कर रहे हो। तो जब तक आप बच्चे को उसकी मनपसंद एक्टिविटीज में डालेंगे या जो वो खेलना चाहता है उस तरह से आप उसको करेंगे, तो वो एंजॉय कर पाएगा उस चीज को। जी जी, ओके राइट। ओके ओके सर। या सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चैट में से ले रही हूँ। मिस जयश्री पूछ रही है कि माय सन इज 11 years old and he is unable to walk for last 3 months and राइट। his weight is 50 kg, and for walking and any standing physiotherapy if you can suggest. Can you repeat? I'm sorry, please, can you repeat the question? My son is 11 years old and he is unable to walk from last 3 months, and iski Okay. weight is 50 kgs. So she wants to know thodi exercises if you can suggest for walking and any standing also. हाँ, आप कोशिश कर सकते हैं बच्चे के साथ एक तो स्टैंडिंग फ्रेम की। अगर बच्चा बैठ चुका है तो आप स्टैंडिंग फ्रेम में आप उसको क्या कहते हैं, कोशिश करें कि आप स्टैंडिंग फ्रेम पे उसको स्टैंडिंग करा पाए। थोड़ा असिस्टिवली अगर वो वॉक कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वॉकर, अगर आप वो भी चाहते हैं तो वो भी बच्चा कर सकता है। बट कोशिश करें, अगर उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से उसका भार यानी उसका वेट ज्यादा है, तो थोड़ा सा वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दें। और अगर क्या कहते हैं, क्या वो किसी स्टीरॉयड पे है ये मैं नहीं जानता। अगर नहीं है किसी स्टीरॉयड थेरेपी पे तो एक बार अपने उनके पीडियाट्रिशियन से जाके मिले, और वो बच्चे को असेस करेंगे, क्या पता उनको बच्चे को स्टीरॉयड की भी जरूरत हो। तो उससे भी क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स थोड़ा ड्रॉप होता है और बच्चे की कंडीशन बेहतर हो सकती है। तो इस समय जितना भी हो सकता है बच्चे को छोड़ना नहीं है इस हालत के अंदर। उसको जितना भी वो एक्टिवली और पैसिवली मूवमेंट्स कर सकता है, एक्टिव जितनी वो मूवमेंट्स अपने आप कर सकता है वो, जितना आप असिस्टेंट के साथ कर सकते हैं। दूसरा, उसको वॉकर के थ्रू वॉकिंग करना, और जितनी भी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज हैं, वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप उसको कराएंगे, नीलिंग हो गई, क्वाड्रपेड पोजीशन हो गया, तो उससे उसका बैलेंस बेटर हो सकता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। साइमल्टेनियसली आप उसके वेट मैनेजमेंट पे भी ध्यान लें। और कई बार देखा जाता है कि जो बच्चे जल्दी बैठने लगते हैं उनके अंदर विटामिन डी और विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसीज होती हैं। तो एक बार अपने डॉक्टर से मिलें और एक बार बच्चे का इन्वेस्टिगेशन कराएं, ब्लड प्रोफाइल चेक कराएं कि इन्वेस्टिगेशन में कोई किसी चीज की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर इस हिसाब से कुछ भी होता है तो डॉक्टर और फिजियोथेरेपिस्ट जो है उनके उनकी गाइडेंस के हिसाब से आप कोशिश कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जरूर आपको देखने को मिलेगा। जी, थैंक यू। सो अगला सवाल, कैन आई इनवाइट ओमकार जी, आपका आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ मैम, नमस्ते। मेरा बच्चा जैसे 11 साल का है जी। और उसका सब तलवार नीचे से मुड़ता जा रहा है, हम्म। और वो बैठ गया। लास्ट 4 मंथ से बैठा हुआ है।
वो फिर जी। भी उसको वॉक कराते हैं किसी तरह। तो हम्म घर में ही वो एक बड़ा वाला नीचे से थाई तक का शू आता है, वो पहना के करवाते हैं। तो वो हम्म। चल लेता है, कुछ पकड़ के वो चलता है, वॉक करता है। लेकिन जी पीछे जी। नीचे तलवा उसका मुड़ता जा रहा है, वो कैसे क्या करें? तलवा जो मुड़ रहा है, आपने आप बच्चे को आपने वही मैं पूछ रहा था कि आप क्या रात में भी उसको कोई स्प्लिंट पहनाते हैं रात में सोते वक्त, या बच्चों की एडी का एक स्प्लिंट आता है एएफओ जिसको बोलते हैं, क्या आप बच्चे को पहनाते हैं रात में वो? हाँ सर, हाँ सर, लगभग 3-4 घंटे तक पहनाते हैं ठीक है। डेली का। बच्चे का वजन, बच्चे का वजन कितना है? अभी सर 43-44 के आसपास। और हाइट कितनी होगी बच्चे की अभी? हाइट लगभग 4.5 फीट। 4.5। अच्छा, आप एक काम कीजिए कि आप ये बताएं मुझे कि जो फिजियोथेरेपी सेशंस हैं, क्या आप उसके रेगुलर कराते हैं या फिर आप खुद से उस बच्चे की एक्सरसाइज कराते हैं? खुद से कराते सर, कैटो थेरेपी करवाए थे बाहर जाकर। तो वहाँ कुछ हम्म। सीखे हैं, और कुछ यहाँ सोलन में देखे, वो सब करा के खुद ही कराते हैं डेली। तो सर बाहर नहीं जा पाएंगे ना, इसलिए घर पर कोई कराते बात हैं। कोई बात नहीं, आप लेकिन रेगुलरली बच्चे को रोज कराते हैं कसरत? यस सर, यस सर। ठीक है। अच्छा, मैंने अभी इस सवाल का पहले भी अभी एक सज्जन को जवाब दिया है, मैं आपको भी बताता हूँ। आप बच्चे को स्क्वाट पोजीशन में बिठाना पहले तो शुरू करें, दिन में 2-3 बार। स्क्वाट अच्छा। पोजीशन में जब बच्चा नीचे बैठेगा तो उसका जो एडी है वो थोड़ी सी, उसके अंदर मोबिलिटी इंक्रीज होगी। ऊपर से काफ स्ट्रेचेस आते हैं, हमें हाथ से अपनी उसको एडी को, पंजे को अपनी तरफ दबा के खींचना पड़ता है, जिससे काफ जो मसल होती है वो थोड़ा रिलीज होती है। तो आप हाँ वो। दिन में 3 या 4 बार इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यस सर। साथ साथ आप ये देखें कि जो बच्चा है उसमें जब आप ये कर रहे हो तो बच्चे को दर्द ज्यादा ना हो। एक बार जब भी आप स्ट्रेच करने की कोशिश करें तो कोशिश करें वो वाला स्ट्रेच आपका 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा ना हो। इससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेचिंग कराएंगे तो बच्चे को चोट आ सकती है। एक बार में 3 से 5 बार स्ट्रेच करा सकते हैं, दिन में 3 या 4 बार आप स्ट्रेच कराएं। और कोशिश करें कि बच्चा जो है ना वो ज्यादा देर तक के लिए एक जगह बैठे नहीं। जब भी आपको मौका मिले तो आप उसे बोलिए कि अगर वो चल सकता है तो वो खुद से अपना चलना शुरू करे। जितना ज्यादा वो चलेगा उतना बेहतर है। बट आप इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पिंडली की मांसपेशियां होती हैं वो जैसे वीकनेस पकड़ती हैं तो वो अपनी तरफ वो टेंडन को खींच लेती हैं। तो लोग वही मैंने बताया था, या तो वो सर्जरी की तरफ जाते हैं अगर बच्चा अच्छी कंडीशन में है, और अगर व्हील चेयर बाउंड है तो सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन आप इन स्ट्रेचेस और स्प्लिंट्स के बियॉन्ड आप कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। जैसे है कि सर, बच्चा को मैं देखा 1-2 बार, पैर को हम्म एक्सरसाइज करा के वो एक रॉड का आता है, वो बांध देते थे। तो हम्म तलवा खड़ा करते थे, तलवा मतलब सही से बैठ जाता है। और हम्म उसके बाद वो अपना मतलब पकड़ के ही कुछ सहारा लेकर चलने का हम्म। कुछ चल भी लेता है, कुछ मतलब 2-4 कदम 10 कदम चलता है, तो फिर से तलवा मुड़ जाता है। हमें लगता है कि जी वो गिर जाएगा, तलवा पूरा मुड़ने लगता है, तो हम उसको उठा के रख देते हैं। तो जी मतलब जी। स्टेप तो पावर तो है सर, लेकिन वही तलवा मुड़ने की वजह से हम उसको बैठा देते कि गिर न जाए। देखिए, मैंने बच्चे को देखा नहीं है। अगर फिजिकली मैं बच्चे को देखूंगा तो उसके बाद हम लोग असेस कर पाते हैं कि ताकत बच्चे में कितनी है। लेकिन अगर आपकी मैं बात मानूं कि बच्चे के अंदर ताकत है, तो वही मैंने अभी पीछे भी सजेशन दिया था, आप एक बार ऑर्थोपेडिक सर्जन से मिल सकते हैं। अगर उस तलबे को आपको रिलीज कराना है तो आप एक बार करा सकते हैं, ताकि बच्चे का जो पैर है वो पूरा जमीन पे पड़ पाए और वो अच्छे से चल पाए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का डिसबैलेंस हो रहा है, एडी उठ रही है और उसको दिक्कत हो रही है, तो आप ये रिस्क मत लीजिएगा घर पे। क्योंकि अगर बच्चा गिरता है तो उसको हड्डी उसका फ्रैक्चर हो सकता है, जिसकी यस वजह से सर। उसका फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस सारी चीजें छूट जाएंगी, जो कि उसको ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। तो आप भी यस। एक बार अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन से एक बार सजेशन लें, और वो उसकी एक बार स्ट्रेंथ चेक करेंगे। अगर उनको लगता है कि स्ट्रेंथ अच्छी है तो देन यू कैन ऑप्ट फॉर सर्जरी, अगर उसके बेनिफिट में वो है तो ये किया जा सकता है। लेकिन बच्चे को आप ओवरडू नहीं करा सकते किसी भी चीज में, क्योंकि अगर वो गलती से भी गिरता है तो उसमें उसका नुकसान ज्यादा है। यस सर, इसीलिए सर उसको हम ज्यादा मतलब नहीं कराते हैं। और सर हाँ जैसे बताया आपकी जमीन पर बैठाने वाली बात, तो सर जैसे अगर जमीन पर उसको बैठाते हैं, तो सर उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको बेड पर ही बैठा के रखना पड़ता है। वैसे जमीन से weight देखिए क्या होता है बच्चे का भार, जैसे बच्चे में आपने कितना भार बचाया बताया, अभी बच्चे के अंदर कितना वेट 40 है? मतलब 43-44 के आसपास है सर।
43 44। देखिए जमीन पे बिठाते जब हैं, जब स्क्वाट पोजीशन में बिठाते हैं, तो इनकी ना टेक्निक्स होती हैं जमीन से उठाने की। अगर आप अपनी कमर खुद नीचे झुका के आप बच्चे को उठाएंगे तो चांसेस बनते हैं कि आपको भी चोट आ सकती है। उसका यस सर। तरीका क्या होता है, अपनी दोनों टांगों को फैलाकर और फिर आपको आपको खुद स्क्वाट पोजीशन में बच्चे के साथ नीचे बैठना है, अपनी कमर सीधी करके। और जो बच्चे की आर्मपिट होती है ना, इसमें हाँ हाथ से नहीं पकड़ना, इस आर्मपिट के अंदर आप अपने हाथ फंसाएंगे लाइक अ लिवर, ऐसे करके। और यस आप स्क्वाट पोजीशन में होंगे और कमर सीधी करके ही आप उसको सीधा परपेंडिकुलरली लिफ्ट करेंगे, तो फिर भी वो चीज उठाई जा सकती है। और अगर आपको लगता है कि उसमें आपको नुकसान हो सकता है तो फिर आप इस तरह की एक्टिविटी अवॉइड करें, या कोई भी ऐसे इंसान को घर पे आप मतलब बुलाएं जो ये करा सके आपको, और उसके अंदर इतनी मतलब उसको टेक्निक पता हो और इतनी ताकत हो। अगर आप खुद से करेंगे तो हो सकता है आपको भी चोट आ जाए। यस। जी। ठीक Yeah. है। We have So Josna can I ji. ask the next question? Josna ji, before Jayashree ma'am's question, there is one more question from Yeah, Appu. yeah, I'm asking that. So ये एक unknown है, नाम तो नहीं है इनका. He's saying currently my son's age is 19 years. And ओके। what can I do to strengthen heart and lungs other than doctor's medicine? हार्ट एंड लंग्स अदर देन डॉक्टर्स मेडिसिन। Yeah, अच्छा। so strengthening के लिए एज, क्या कर सकते हैं? ठीक है मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, एक सेकेंड। वो वाला Just क्वेश्चन। हाँ जी। देखिए क्या होता है कि पहले हमें ना एक चीज चेक करनी है, क्या कभी आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिले हैं? अगर किसी भी कार्डियोलॉजिस्ट से आप मिले हैं, क्या बच्चे का ईसीजी या इको कार्डियोग्राम आपने कराया है? पहले तो ये चीज मैं जानना चाहूंगा। इकोकार्डियोग्राम के हिसाब से अभी उसके हार्ट की कंडीशन कैसी है, हमें ये भी देखना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हार्ट की फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी लो हो रही होती है। बट अगर हम कार्डियो पॉइंट ऑफ व्यू या फिर ड्रग पॉइंट ऑफ व्यू उसको हटा दें, तो हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे की रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज होते हैं जिसको डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहा जाता है। उसमें हमें नाक से लंबी सांस खींचनी होती है, थोड़ा सा रुकना होता है, फिर पर्स लिप करके फिश लिप्स बना के उस सांस को छोड़ना होता है। और ब्रीदिंग के कुछ टूल्स आते हैं, जैसे अपना हवा फूकने वाला एक आता है, छोटा पंप आता है। तो इस तरह की एक्सरसाइजेस आप कराएंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कराएंगे। कोशिश करेंगे कि बच्चा ज्यादा देर बैठा ना रहे। अगर स्टैंडिंग पोजीशन में, कोई स्टैंडिंग फ्रेम में आप बच्चे को खड़े करके एक्सरसाइजेस कराते हैं तो उसका पेट नहीं दबेगा और डायफ्राम को पूरा मौका मिलेगा पूरा एक्सपैंड होने में। तो ये वाली एक्सरसाइजेस जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो उसमें कार्डियो और आपकी जो लंग कैपेसिटी है वो बेटर रखेगी, जिसकी वजह से उसको हेलो। इन्फेक्शन वगैरह। हेलो जी। हाँ सर, वो वाला क्वेश्चन हम ही पूछे थे। जी बताएं। तो सर हम खुद पेशेंट ही बोल रहे हैं। ठीक है बताएं आप। तो सर मेरा एज 19 है ना, तो मेरे लंग्स और हार्ट में ना हल्का हल्का सा वीकनेस आ गया हुआ है। आपने किसी डॉक्टर। हार्ट के डॉक्टर से मिले हैं? उन्होंने क्या बताया जी आपका? सर। आपने इकोकार्डियोग्राम कराया था अपने हाँ हाँ। आपने अपना? हाँ ठीक ये है। सब उसमें करवाए। उसमें आपका इजेक्शन फ्रैक्शन कितना आया हुआ है? कितना परसेंट हार्ट अभी दिखा रहा है, वो काम कर रहा है? अभी उसमें 32 या 33% दिखा रहा है। 32 या 33%। आपकी जो जी। एडिया है, एडिया या पंजे हैं, उनमें सूजन तो नहीं आती आपको? नहीं, हल्का हल्का सा आ जाता है, जैसे कि हम पहनते हैं ना बेल्ट वाला शूज हाँ। होता है, तो तब आता है, वैसे नहीं आता है। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, मैं आपको दो टेक्निक बताता हूँ। अभी आप चल पाते हैं या व्हील चेयर पे हैं? सर अभी तो हम चल नहीं पाते हैं सर। अभी चल नहीं पाते। आपके घर के अंदर स्टैंडिंग फ्रेम है, क्या आप खड़े हो पाते हैं? सर पापा कभी कभी सपोर्ट देके करवाते हैं तो हो पाते हैं कभी कभी। ठीक है। तो ज्यादा जब देर आप के लिए थोड़ा, नहीं हो पाता है। नहीं आप 1 या 2 मिनट भी खड़े हो पाए ना दिन में 2 4 बार, वो भी आपको मदद देगा। एक तो आपको पेट के बल बिल्कुल भी नहीं लेटना, उल्टा जैसे लेटते हैं ना, उल्टा आपको नहीं लेटना। ठीक है। जी। दूसरी चीज आपको क्या करना है कि आप जब खड़े होके 1 या 2 मिनट जैसे भी आप सपोर्ट में खड़े होते हैं, आपको नाक से लंबी सांस खींचनी है। उस सांस को रोकना है 1 या 2 सेकंड, उसके बाद उसको कोशिश करनी है मुंह से छोड़ने की। ठीक है। नहीं सर, इस उस तरह की पोजीशन में नहीं हो पाता है सर, हल्का ही हल्का ले पाते हैं। हल्का हल्का जितना भी आप ले पाए वो धीरे 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 जी। धीरे करके जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी लंग कैपेसिटी इंक्रीज होने लगेगी।
ठीक है। तो जितनी ज्यादा ही यस आप सर। इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके बॉडी सिस्टम के अंदर ऑक्सीजन लेवल्स बेहतर जाएंगे। जितने अच्छे ऑक्सीजन होंगे उतनी हार्ट की कंडीशनिंग भी और ओवरऑल मसल का भी हेल्थ थोड़ा अच्छा बना रहेगा। दूसरी बात, जब आप सीधा लेटते हैं तो आप बिल्कुल सीधा लेट पाते हैं कि आपको घबराहट होती है, आपको गर्दन के नीचे 2 या 3 तकिए रखने पड़ते हैं? नहीं सर, एक ही तकिया से हो जाता है सर, दो तीन अच्छा, नहीं और रखना। आप पेट के बल तो नहीं सोते आप? नहीं नहीं, पेट के बल नहीं सोते हैं ठीक है। सर। तो जब आप सीधा ज्यादा हम करवट लेके सोना प्रेफर करते हैं। करवट लेके अगर आपको सोना है तो कोशिश कीजिए उल्टी साइड करवट लेके सोएं। और जब करवट लेके सोएं तो दोनों टांगों के बीच में तकिया भी लगाएं। ठीक है। जी सर। और जब आप सीधे लेटे हुए हों, जब आपको किसी की आवश्यकता नहीं हो, जैसे आपको किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट नहीं है, जब आप सीधे लेटे हुए हों तो आपके जो पंजे हैं वो पंजे चला पाते हो आगे पीछे, या पंजे अभी कसे हुए हैं आपके? पंजे आगे पीछे कर लेते हैं सर। पंजे आगे पीछे कर लेते हैं तो आप क्या कीजिए, दिन में 2-3 लेकिन बार सर जब आप अगर हम पेट के बल सोते हैं ना, तो पैर को थोड़ा उठा के अगर सोते हैं तो पैर गिरने पे उठता नहीं है सर उतना अच्छा से, सपोर्ट नहीं, लेना पड़ता है। आपको भी पेट के बल नहीं सोना। आपको सीधा जब आप लेटे हुए हो तो दोनों अपनी काफ मसल्स के नीचे 2 पिल्लो लगाना, 1-2 मिनट के लिए, 2-4-5 मिनट के लिए, और पंजों को जी आगे पीछे करना। पंजों को आगे पीछे करना और आप सीधे लेटे जी। रहेंगे काफ के नीचे 2 तकिए लेकर। उसके बाद में आप हाँ। अपनी ब्रीदिंग पे कंट्रोल, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, नाक से सांस लेंगे, ब्रीदिंग को फोकस करेंगे, उसको रोकने की कोशिश करेंगे थोड़ी देर, 1 या 2 सेकंड, उसके बाद उसको आप मुंह से छोड़ेंगे। इस तरह आप 10 से 20 बार दिन में हाँ। 2-4 बार कर सकते हैं। ये सर आपको सोने मतलब के बाद, सर तकिया लगाने के बाद नाक से सांस लेके रोक के मुंह से छोड़ना है। नाक से सांस लेना है और होल्ड जी। करना है, फिर आपको उसको मुंह से छोड़ना है। ओके सर। ठीक है। इसकी आप जी प्रैक्टिस जी। करो, धीरे धीरे लंग कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी आपकी। और हम एक मुंह से जो होता है ना, मतलब 3 बॉल टाइप के होते हैं उसमें, मतलब हम्म। वो वाला एक्सरसाइज करते हैं हम। हाँ, वो भी अच्छी एक्सरसाइज है। उस एक्सरसाइज को भी आप डेली दिन में 2-3 बार प्रैक्टिस करें, उससे भी लंग कैपेसिटी अच्छी होती है। वो भी आप कर सकते हैं। जी सर, Okay. थैंक यू। Yeah, yeah, वेलकम। thank you. जस्ट अ रिक्वेस्ट सबके लिए, प्लीज एक एक क्वेश्चन पूछे ताकि सबको चांस मिल सके। आई क्विकली मूव ऑन टू मिस्टर मानिक खन्ना, ये काफी टाइम से वेट कर रहे हैं। मिस्टर मानिक खन्ना, कैन यू अनम्यूट एंड आस्क योर क्वेश्चन? हेलो मैम, गुड इवनिंग मैम। या हेलो सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा बेटा 9 इयर्स का है, तो वो भी अब वो ना एक राइट लेग का, राइट फुट मतलब हल्का सा उठाता है, और ना वो उसकी मतलब बैक थोड़ी सी अंदर जा रही है। उसके लिए मुझे कुछ सजेस्ट करो कि कौन सी एक्सरसाइज हमें करवानी चाहिए कि बैक मतलब ऐसा बैंड अंदर को टिंट हो रही है जैसे। इधर बढ़ने आप का उसकी पूरा। आप उसके पेट की मांसपेशियों पे अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके तो उनकी उसके पेट की मांसपेशियों पे थोड़ा काम करें। और जो उसका जो भी फुट उसमें जिसका एडी वो उठाने लगा है उसके ऊपर अभी से ध्यान देके उसकी स्ट्रेचिंग अच्छे से कराएं, ताकि वो उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो मसल है उसका टाइटनेस इतना ना आए और धीरे धीरे करके वो उसकी मसल टेंशन रिलीज हो पाए। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप हेल्प करके बच्चे की उसको कोशिश करें सिंगल लेग वेट बेयरिंग का भी। यानी जिस टांग की वो एडी उठाता है, बारी बारी एक टांग और दूसरी टांग पे उसको एक एक टांग पे खड़े करने की प्रैक्टिस करानी है, जिसको हम लोग सिंगल लेग वेट बेयरिंग बोलते हैं। और साथ में जब वो कमर की मांसपेशियों की और पेट की एक्सरसाइजेस थोड़ी थोड़ी करेगा तो वो और थोड़ा बेहतर होने लगेगा। बच्चे का अगर वजन ज्यादा है, अगर उसका बच्चे का पेट थोड़ा फूल रहा है, तो आप उसकी डाइट को भी थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं और वेट मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें ओवरऑल आपको हेल्प करेंगी। इसमें आप किसी भी एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट की आप गाइडेंस ले सकते हैं, वो आके आपको ये चीज डेमोन्स्ट्रेट कराएंगे कि पेट की एक्सरसाइज कैसे करनी है, पेट की कमर की। एक्सरसाइज। हाँ और जी। सर, और जैसे आपने पहले किसी को बोला है सर, मेरा बेटा उल्टा ही सोता है, मतलब वो उल्टा सोना जैसे प्रेफर करता है, उसे होता है मैं उल्टा सोऊं। ऐसे ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं मतलब? देखिए क्या होता है, उल्टे सोने से थोड़ा सा हमें एक तो ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, हार्ट मसल्स और लंग मसल्स जो होती हैं हमारी वीक होने लगती हैं, जो केसेस होते हैं डीएमडी पीएमडी के। तो उसकी वजह से, उल्टा सोने की वजह से उन लोगों को थोड़ा सा घबराहट के जो चीजें हैं बढ़ जाती हैं। और साथ में जब हम पेट के बल सोते हैं तो पेट भी उससे दबा रहता है, तो कई लोगों को एसिडिटी वगैरह के भी इश्यूज आ सकते हैं। प्लस जब हम उल्टा सोते हैं तो गर्दन दाई साइड या फिर बाई साइड मुड़ी रहेगी एक समय के लिए, तो वहां पे भी उसका कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो सकता है। तो कोशिश करें बच्चे को थोड़ा सा सीधा सोने की आदत डालें, या फिर किसी भी एक या दूसरी करवट वो सो सकता है। आप कोशिश करें जी बच्चे की अभी से वाली आदतें डालेंगे तो बेहतर होने लगेगा। बट आप जैसे बता रहे हैं, अगर आप इन चीजों पे अभी से काम करेंगे तो आपको एक नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देगा, बट यू नीड टू वर्क ऑन दिस। तो सर स्क्वैट जो आप बोल रहे हो वो उसको भी मैं करवा सकती हूँ ऐसे?
हाँ जी, हाँ जी, स्क्वाट सिटिंग जो होती है ना, स्क्वाट पोजीशन में जो सिटिंग होती है बच्चे को कराएंगे तो उससे उसकी जो टेंडन है उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी सी बनी रहेगी। तो वो उससे क्या कहते हैं, उसको काफी हेल्प मिलेगी। सिंगल लेग वेट बेयरिंग कराएं, पेट की मांसपेशियों की और कमर की कसरत आप कराएंगे तो बेहतर होएगा। सर आप भी कोई ऑनलाइन क्लासेस आपकी आप भी लेते हो कुछ ऐसे? ऑनलाइन क्लासेस डिपेंड करता है कि कभी कभी सेशंस भी होते हैं हमारे और कभी कभी ऑनलाइन वो भी होता है, बट बेहतर सर फ्रॉम विच हम लोग सिटी यू ज्यादा। आर? व्हाट? आप कौन से सिटी से सर आप? मैं न्यू दिल्ली से हूँ। ओके ओके सर, तो हमें अगर आपसे कांटेक्ट करना तो कैन यू गिव मी योर पर्सनल नंबर? जी, हम हाँ नंबर आपको शेयर कर देंगे मैडम, हम सबसे नंबर ग्रुप में शेयर कर देंगे एंड आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं बाद में। जी, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सीमा गुप्ता जी आई थिंक वेट कर रही हैं। सीमा गुप्ता जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ जी, सीमा गुप्ता जी अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो, हाँ जी, बताइए आपका क्या सवाल है। आई थिंक उनकी साइड से थोड़ा प्रॉब्लम है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विल कम बैक टू सीमा जी अगेन। सैयद शाम जी, आप अपना क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? आपने हैंड रेस किया है। सैयद सैयद शम्स। जी हेलो। हेलो। जी हेलो। हेलो। जी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी, बोलिए प्लीज। सैयद जी पूछिए, अपना प्रश्न पूछिए। जी बोल रहे हैं सर कि फिजियोथेरेपी मैं करा रहा हूँ सर 10 साल से। जी, मेरे को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है। क्या प्रॉब्लम है? डीएमडी है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। कितनी उम्र है? 23। 23 है। आप 10 साल से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं। जी आप किस तरह से आप मतलब आप सोच रहे हैं कि फिजियोथेरेपी में आपका मतलब एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या होना चाहिए रिलीफ में, आप मुझे ये बताएं, और जैसे कंडीशन क्या कि है? बता, हाँ चल फिर बोले। चल फिर नहीं पाते सर, घर ही पे रहते हैं व्हील चेयर पे। हम्म। वीकनेस जो है ना सर, वीकनेस बढ़ रहा है सर। जैसे पहले पानी वो पी लेते थे, खाना वो खा लेते थे, अब नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप कोई स्टेरॉइड लेते हैं? नहीं सर, कोई दवा नहीं लेते। कहाँ रहते हैं आप? गया बिहार। आप बिहार रहते हैं। कभी आपका दिल्ली आसपास या फिर किसी अच्छी सिटी के अंदर चक्कर लगता है तो वहां के आप किसी डॉक्टर से मिलें, क्योंकि देखिए आपकी सर उम्र बोल रहे 23 साल। हैं कि हाँ हाँ। चेकअप मैंने करा चुका हूँ सर, हर जगह, लखनऊ पीजीआई, दिल्ली जी एम्स, सब जगह जी। करा चुका। क्या जवाब दे रहे हैं डॉक्टर्स आपको? बोला गया कि सिर्फ फिजियो कराइए। हाँ देखिए, क्या होता है कि अगर किसी डॉक्टर को लगता है स्टीरॉयड का इम्पोर्टेंट है अगर उनके हिसाब से, तो वो लोग स्टीरॉयड थेरेपी शुरू कराते हैं। उसके बाद में आपका न्यूट्रिशन कैसा चल रहा है वो एक अलग चीज है। दूसरी बात क्या होता है, देखिए फिजियोथेरेपी इज नॉट अ ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज। फिजियोथेरेपी जी आपकी लाइफ को थोड़ा सा बेहतर कर सकती है, आपकी मूवमेंट्स को बनाए रख सकती है, थोड़ा सा प्रोग्रेशन आपका जो मस्कुलोस्केलेटल प्रोग्रेशन होता है उसको स्लो डाउन कर सकती है। लेकिन फिजियोथेरेपी से आप सोचिए कि फिजियोलॉजिकल वैल्यूज यानी इंटरनल वैल्यूज चेंज हो जाएं, दैट इज रियली टफ। तो मैं एकदम रियलिस्टिक चीजें बताऊंगा, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी आपके फॉल्स होप्स दूं आपको। उन्होंने अपनी जगह आपको सही सजेस्ट किया है। फिजियोथेरेपी से बस आप अपनी थोड़ा मूवमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी इज नॉट अ क्योर फॉर द डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल। जी तो आप निराश ना होएं, मेरा यही मानना है कि आप निरंतर अपना अभ्यास करते चलें, फिजियोथेरेपी करते चलें, और जो भी बेहतर है आप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन निराश होना इसका सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी दवाई होगी तो वो सबके लिए होगी जब भी आएगी। उस तक तब तक हमें यही रहना है कि एक तो निराशा नहीं रखनी है, और आप जो करा रहे हैं, अगर आप 10 साल से फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, मेरा यही मानना है कि आप उस चीज को कंटिन्यू करते चलें। अपना डिसहार्टेंड होंगे, अपना निराशा निराशा लाएंगे तो उससे आपको ही नुकसान होगा, बिकॉज जी बोल रहे हैं इसमें कोई सर, भी डॉक्टर आपकी कोई तो मदद बोल रहे नहीं हैं कर सर सकता। कि टैटनेस हो हाँ, रहा है सर, जैसे टैट भी क्या हो हो रहा रहा है है? पैर। क्या हो रहा है टैटनेस जी? हो रहा है, टैटनेस हो रहा है हाथ पैर में। हाँ, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप रेगुलर अपनी फिजियोथेरेपी कराते चलें।
और अपनी एक बार जांचें भी कराएं। जैसे मैं सबको बोलता हूँ, एक बार अपने विटामिन डी B12 लेवल्स भी आप चेक कराएं। कई बार क्या होता है कि हम बस DMD BMD बोल देते हैं, लेकिन अंदर के इंट्रिंसिक फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे शरीर के अंदर कुछ कमियां होती हैं नेचुरली, तो उन कमियों के कारण भी ये समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो एक बार अपनी खून की जरूर जांच कराएं, जिसमें आपका विटामिन डी B12 लेवल्स के बारे में थोड़ा पता लगे हमें। जी। और अगर खान पान आपका अच्छा नहीं है तो उस हिसाब से खान पान अपना सुधारें। कोशिश करें पानी पीने का, और कोई भी ऐसा आइटम जिसमें जिसमें कहते हैं ना ज्यादा हाई प्रोटीन होता है उतना भी आपको नहीं खाना, जैसे रेड मीट वगैरह हो गया, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर यूरिक एसिड वगैरह भी बनाती हैं अगर आप इसके साथ पानी नहीं पियेंगे। तो उसके कारण भी कई बार क्या होता है, पेनफुल हो जाते हैं जॉइंट्स और आपको थकान भी महसूस हो सकती है। तो कोशिश करें कि आप एक बार पानी पानी भी बढ़ाएं, और हरी हरी सब्जियां ज्यादा खाएं, फ्रूट्स और हरी सब्जियां खाएं, पानी पिएं, और साथ साथ अपनी एक्सरसाइज अपनी रेगुलर बनाए रखें। मतलब मेरी जी। तरफ से आपके लिए यही राय है, और निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप जैसा कर रहे हैं बस आप करते चलिए, वो जी, बेहतर बोल होने रहे लगेंगे सर आप। कि फिजियोथेरेपी कितना देर जी कराना चाहिए ऐसे? देखिए जी, फिजियोथेरेपी का क्या हम नेक्स्ट इसके साथ। क्वेश्चन की तरफ बहुत लोग वेट कर रहे हैं और टाइम भी हाँ बहुत कम है। तो सर जी बस जी। ये लास्ट है हाँ सर। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। फिजियोथेरेपी आपको उतना ही कराना चाहिए जिसमें आप थके ना, आप जी। कंफर्टेबली करा पाए, आप जो स्ट्रेचेस करा रहे हो उसमें आपको जी दर्द ना सुबह हो। शाम बोल रहे सर, सुबह शाम होता है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम। चलेगा, इतना इतना बहुत है, इतना इतना सफिशियंट है, आप इतना कराएं। और बाकी अपने खान पान पे ध्यान दें और अपनी जांचें कराएं, अगर उसमें कोई कमी पाई जाती है फिर उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक। जी। एक्चुअली इसी क्वेश्चंस को रिलेटेड स्मिता सिंह जी ने एक क्वेश्चन पूछा है सेम, लाइक LGMD के लिए क्या एक्सरसाइजेस करवाई जा सकती है। किसको एज ग्रुप क्या है उनका, क्या एज है उनकी, क्या कंडीशन क्या है? स्मिता सिंह जी, क्या आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। हेलो सर। सर वो 10 इयर्स का है। अच्छा, डायग्नोसिस कब हुआ है उनका? हाँ, लास्ट ईयर हुआ है और सिम्टम्स इसके में 2-3 साल से दिख रहे थे। लेकिन हम्म एक्चुअली इसको जो है फ्रैक्चर हो गया था फीमर बोन में 4-5 इयर्स पहले, तो उसकी वजह से इसका पैर जो है छोटा बड़ा हो गया। ये डिफरेंस की वजह से लगा कि शायद जो है इसको इसकी हम्म, प्रॉब्लम की वजह से चल नहीं पाता, प्लास्टर उतरा है तब से ही नहीं चल पाता ठीक से। और लेकिन ठीक जब है। ज्यादा जो है परेशानी हुई तो पता लगा टेस्ट कराने से। लेकिन अब ये LGMD का पता नहीं लग रहा है कि इसको हम क्या एक्सरसाइज कराएं, क्योंकि इसको परेशानियां ज्यादा बढ़ गई हैं और उठने बैठने में बहुत इसको दिक्कत होती है और वेट इसका बढ़ता ही जा रहा है सर। कहाँ रहते हैं आप लोग? सर यूपी कानपुर। यहाँ पे अभी कोई किसी डॉक्टर से आपने कंसल्ट किया है? डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है बच्चे के रिगार्डिंग? सर डॉक्टर PGI से कंसल्ट किया था हमने, तो डॉक्टर पॉलीवाल थे, विमल पालीवाल। तो वो कुछ बताया नहीं, उन्होंने सिर्फ पहले स्टेरॉइड चलाई क्योंकि उन्हें लगा शायद DMD है, क्योंकि इतना तेजी से अच्छा, इसको जो इफेक्ट कर रहा था। लेकिन वो DMD नहीं, इसको LGMD निकला सर। और समझ बाकी गया। उन्होंने कुछ भी नहीं बताया सर। ठीक है, अभी बच्चे का थेरेपी वजन भी वजन नहीं कितना है? सर बहुत ज्यादा है, 53+ होगा शायद। 10 इयर्स तो का है अभी। बच्चा ऐसा क्या खाता है जो इतना ज्यादा वजन बढ़ा है? सर वो इतना, सर छुप छुप के इधर उधर जाके कुछ ना कुछ वो बाबा के साथ कभी कहीं कुछ ना कुछ वो खा लेता है। हर तरफ देखते रहते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन ये फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खा लेता है। तो बच्चे का इलाज देखो, आपने खुद अपनी बातों में बता दिया, बच्चा इधर हाँ उधर से जाके कुछ खा रहा है। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी LGMD में हमारे ज्यादातर कंधे की मांसपेशियां और कूल्हे की मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर होती हैं। जितना हाँ। ज्यादा बच्चे का वजन बढ़ेगा उतना उतना ज्यादा उसकी मांसपेशियों पे लोड पड़ेगा, ठीक है? तो बच्चे को अच्छा। उससे चलने फिरने में बैलेंस करने में दिक्कत आएगी। सबसे पहली चीज है बच्चे का वेट आप बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करें। मैं ये नहीं बोल रहा आप उससे हर चीज खाने पीने से मना करें, लेकिन आप कोशिश करें कि वो इस तरह की चीजें ना खाएं, उसको एक अच्छा न्यूट्रिशन दें। और अगर उसने इस हिसाब की चीजों में खाता रहा वो, तो इन चीजों से वजन बढ़ना तो सेकेंडरी होता है। ये चीजें बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करती हैं। जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं या पैक्ड फूड होते हैं, मीठी अच्छा। चीजें हो गई, या पिज्जा पास्ता या फ्राइड मैदा जैसी चीजें हो गई, वेट बढ़ाने से ज्यादा ये ओवरऑल बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करता है। तो जो डॉक्टर्स बेसिकली जो भी स्टीरॉइड सजेस्ट करते हैं, चाहे वो DMD को करें, BMD को करें, या LGMD को करें, या किसी भी टाइप ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी को देते हैं, तो वो जो प्रोटोकॉल होता है वो यही होता है कि वो स्टीरॉइड से बच्चे का इन्फ्लेमेशन, ओवरऑल इन्फ्लेमेशन ड्रॉप हो। तो आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को खान पान ही ऐसा दे रहे हैं जिसकी वजह से उसका इन्फ्लेमेशन काफी हाई है। इसी की वजह से उसकी प्रोग्रेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट है। वजन एक सेकेंडरी है।
अभी पहली प्राइमरी लेवल पे उसके इन्फ्लेमेशन खाने पीने की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि उसका प्रोग्रेशन रैपिड स्पीड पे जा रहा है। सेकेंडली, जब उसका खान पान अच्छा होगा तो उसका वजन भी बेहतर होने लगेगा। बच्चे को कोशिश कीजिए फ्रेश फ्रूट्स खिलाने की, हरी सब्जियां खिलाएं, अगर अंडा खा सकता है तो अंडे की सफेदी खिलाएं। लेकिन तला भुना ग्रेवी वाले आइटम, जो जूसेस होते हैं, पैक्ड ड्रिंक्स होती हैं, आप जितना जल्दी अपने बच्चे को इससे दूर करेंगे और एक अच्छे फिजियोथेरेपी प्रोग्राम के अंदर डालेंगे, तो आपको अगले 2 साल के अंदर आपको बच्चे के अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। लेकिन अगर इसी हिसाब से चलता रहा तो काफी ज्यादा समस्या बच्चे को आने लगेगी 1 या 2 साल के अंदर। तो इसका solution आपके पास ही है। आपको इस चीज को घर के लेवल पे ही कंट्रोल करना है। फैमिली मेंबर्स इस चीज को नहीं समझते तो आप उनकी डॉक्टर के साथ जाके काउंसलिंग कराएं, लेकिन बच्चे को इससे काफी नुकसान होगा। आप इस चीज को फैमिली फ्रंट पे डिस्कस करें और जितना जल्दी हो पाए इस चीज को इम्प्लीमेंट करें। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। हाँ डॉक्टर जी, बहुत क्वेश्चंस है लेकिन आई थिंक टाइम कंस्टेंट है, तो हम एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये मैथ गुरु जी बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं। मैथ कोई गुरु बात जी, नहीं। या आपका। Hi sir, this is Sweta. My kid is 8 years old, sir. हम्म। They told DMD has. While he is everything is okay now, but while he is walking, his stomach is out, sir. Can you please suggest a spine exercise, sir? देखने कोई नहीं हाँ, दूर, नहीं तो फिर नंबर वो करेंगे ना शेयर, नंबर नोट कर Hmm? लेंगे। हेलो। Yeah, can you please suggest any spine exercise, sir? We stayed at हाँ, Bangalore, sir. Any good you okay? physiotherapy, pediatric physiotherapy, please suggest that one also. Actually, I don't know over there any pediatric physiotherapist or any pediatric neurologist there, but give me some time. I'll like let you know and I'll find someone. I'll definitely tell you. But meanwhile, what you can do, you can try to incorporate him in some aquatic exercises like hydrotherapy, or you can simultaneously unki take care of the patient's walking. Plus, along with that, you can like try to strengthen the core muscles, like back muscles and abdominal muscles. That would help. And if the weight is more, you can try to like manage the weight also. So that all these things will help you. And make sure that the child is he should not be that much sedentary. Make him more active. Okay. Yes, So yes. yeah, that would be Sir, now he is whole day he want to play. He is very active, but yeah. what problem is he didn't do we don't know the spine is that is the problem. And now if I am asking to other doctors also, they didn't teach that spine is happening like that, Okay. only they said like that. So for that, you need to consult a physiotherapist for that, because the core exercises, because as you have told me, the boy is developing a hyperlordosis. So you can like consult a good physiotherapist over there if it is possible, so that you can visit the person in like personally there, and he can assess your kid, and accordingly he can plan like a planned exercise for the kid. So that would be a good option. And Yeah. also one more Meanwhile, thing, they suggest spleen. if I'll find any good link, so definitely the link would be shared with you. Yeah, Tell me, thank you, please. sir. Can you please suggest Yeah. that one? Thank you very much. And one more thing, sir, they suggest splints also, sir. Now Yeah. only they You suggest, but he is okay, sir. His walking style is everything is okay because he did every day no, exercise half an hour. Every that's day he's great. doing all the exercises, sir. But they Yeah. suggested splints. Is it okay, sir? Who suggested the splints? Any Dr. doctor there? Dr. Anne. Okay. If the doctor has suggested, that means he must have noticed something. So you should definitely consider the splints. That's okay. There is no harm using the splints, but make sure that you should not overdo the splints. Also, make him more active without splints, and you can use the splints at the night time as well. Okay, sir. Thanks a lot, Yeah. sir. Thank you. Welcome. आई थिंक आज के दिन के लिए बहुत क्वेश्चंस तो है लेकिन टाइम का कंस्टेंट है, सो विल कॉल इट अ डे। एंड ओवर टू यू रमा जी। थैंक यू ज्योत्सना जी, थैंक यू डॉक्टर मयंक। Thank you, ma'am. जिसको भी जिसने हाथ उठाया था और जिसका क्वेश्चंस नहीं पूछा गया टाइम की वजह से, आप चैट में प्लीज डाल दीजिए। हम सर से एक बार उनको क्वेश्चंस भिजा के सर जब आंसर लिख के देंगे, हम यूट्यूब में नहीं तो हमारा फेसबुक चैनल पे डाल देंगे। एंड we also circulate his number and details in the groups also. We will do that in very short notice after the call. Thank you, Dr. Mayank. आपने Thank you so बहुत much. अच्छा, I mean very
Every question was answered in a good manner. You heard all the questions. I know how important we feel as parents to talk to a doctor, and if doctor is listening, we talk to more. We tend to talk more. We tend to talk more questions. We tend to ask more questions. Thanks again for your time. In future also, we would like to see more sessions from you, sir. Thanks again. Thanks all for joining. My pleasure. Thank you. मयंक सर, one question. हाँ जी. सभी गार्जियन सर, बच्चों, हाँ, एक क्वेश्चन सभी के लिए है. तो जैसे हम हर एक बच्चे के लिए तो क्वेश्चन पूछे हैं, मगर कुछ गार्जियन का भी एक क्वेश्चन होता है, जैसे कि हम बच्चे को फिजियो कराते हैं, उसको झेलते हुए काफी अनफिट महसूस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? मैं समझ नहीं पाया आप क्या पूछना चाह रहे हैं. संतोष जी ऐसा पूछ रहे कि हम एज पेरेंट्स वी पिकअप, हम लिफ्ट करेंगे ना हमारे बच्चों को, जब पेरेंट्स को नहीं तो केयर गिवर्स को, गार्डियंस को कौन सा एक्सरसाइज, आई मीन हाउ शुड वी लिफ्ट देम? हमको कुछ एक्सरसाइज है क्या? हम कुछ फिजियोथेरेपी करना है? दैट इज व्हाट इज द क्वेश्चन. संतोष जी वही है ना? जी, गार्जियन के लिए चाहते हैं, क्योंकि वो मानसिक रूप से थके हुए रहते हैं और बच्चे को केयर करते करते काफी अनफिट हो जाते हैं, तो उसके लिए कुछ सर अगर है तो आप बताते हैं. देखिए संतोष जी, एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा 2 मिनट में आपको. देखिए सपोज एक छोटा एग्जांपल बताता हूँ. घर में सपोज 3 मेंबर्स हैं, ठीक है, और तीनों मेंबर्स कमाते हैं या घर चलाते हैं. उनमें से अगर एक मेंबर बाय एनी चांस बीमार हो जाता है, तो घर चलाने का जो लोड है वो बचे हुए 2 मेंबर्स पे आ जाएगा. ठीक है, तो या तो वो जो बचे हुए 2 मेंबर्स हैं अपनी क्षमता इतनी बढ़ा लें कि वो घर चला पाए, नहीं तो वो घर नहीं चला सकते, अपनी क्षमता नहीं बढ़ाते. ऐसा ही इस तरह की चीजों में देखा जाता है, चाहे वो कोई सा भी डिजीज हो. हम सिर्फ मस्कुलर डिस्ट्रोफी की बात नहीं करते, बहुत सारे डिजीजेस हैं दुनिया में, चाहे किसी को पैरालिसिस हुआ है, किसी को हार्ट के इश्यूज हैं, किसी को ब्रेन का इश्यूज है. तो गार्जियंस का स्ट्रॉन्ग हेड होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें. तो अगर आप लोग अपनी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे, तो आप अपने बच्चों का भी उस लेवल पे ध्यान नहीं रख सकते. आपको क्या करना चाहिए? एक तो अपना जो अपने आप को मेंटली थोड़ा सा पॉजिटिव रखना चाहिए. भगवान ने सब हर किस्म की अलग अलग तरह की समस्याएं दी हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप जूझ रहे हैं, मेरे साथ मेरी समस्या है, किसी दूसरे के साथ उसकी समस्या है. एक हमेशा अपने पॉजिटिविटी रखें अपने दिमाग के अंदर, अच्छी चीजें सोचें, ज्यादा बुरा ना सोचें. आप ये सोचें आप जो भी बच्चे के लिए कर रहे हैं आप अपने हिसाब से बेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बुरा नहीं लगना चाहिए. दूसरी बात, आप अपने लिए दिन के अंदर आधा से 1 घंटा अपनी कसरत पे निकालें, जिसमें से आधे घंटे की आपकी वॉकिंग जरूर होनी चाहिए. जब आप आधा घंटा अपने शरीर को वॉकिंग में देते हैं, तो हमारी बॉडी में से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो कि हमें फील गुड कराते हैं, जिसकी वजह से आपका जो मेंटल स्टेट है वो बेहतर होगा. साथ साथ डीप ब्रीदिंग करें, और आधा घंटा किसी अन्य समय आप अपनी मांसपेशियों की कसरत कर सकते हैं, जो कि आपको फिजिकली फिट रखेगा. इन दोनों चीजों के साथ साथ आप ध्यान दें कि आपका खान पान भी अच्छा हो, क्योंकि जब आप ये तीनों चीजें अच्छे से करने लगेंगे तो आप भी फिजिकली फिट उतने अच्छे रह पाएंगे, और एज अ गार्जियन, एज अ पेरेंट, आप बच्चे का भी ध्यान रख पाएंगे. लेकिन अगर ये कमियां आपके अंदर रहती हैं, आपने सोचा आज नहीं, मैं इस चीज को कल से शुरू करता हूँ, वॉकिंग नहीं करनी या आज जो नहीं करना, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा जाएगा कि आपका जो मानसिक स्थिति है और शारीरिक स्थिति है वो काफी ज्यादा अफेक्ट होगी, जो कि वो चीज सही नहीं है आपके लिए. ठीक है, तो आपको जो भी केयर गिवर्स हैं या जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, उन लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. उसके लिए अच्छा खान पान, समय पे सोना और एक्सरसाइज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. अगर आप करते रहेंगे तो आप देखेंगे सिर्फ हफ्ते 10 दिन 20 दिन के अंदर आपकी हेल्थ बेहतर होने लगी है. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू डॉक्टर मयंक. एक्चुअली संतोष जी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था. We are all in the same lines. We would like to have one more session exclusively for caregivers with with exercises. I mean, आप दिखाओ, हम देख के थोड़ा सीखेंगे. A practical session we will plan it, sir. Thank you so much for giving your time. Josna ji, thanks a ton. Thank you everyone for joining. प्लीज क्वेश्चंस नहीं पूछा गया तो प्लीज आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. हम कोशिश करेंगे डॉक्टर जी से पता करके आपको बताने के लिए. ठीक है.